दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स का यूनिट 4 का पहला टॉपिक। और ये वाला यूनिट 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 नंबर में बिल्कुल 100% वाला मान 99% वाला तो मान लो कि जीवन प्रभाव बिल्कुल रखा ही मिलता है, या फिर सामान्य पूछे या फिर असामान्य पूछे, लेकिन जीवन प्रभाव रखा मिल रहा है बिल्कुल पेपर में। ठीक है, तो इसे ध्यान से बिल्कुल पढ़ लेना है आपको। ठीक है, तो जीवन प्रभाव, इस ये वीडियो हम जीवन प्रभाव पर बना रहे हैं। और पहला जो है इसका टाइप सामान्य जीवन प्रभाव, नॉर्मल जीवन इफेक्ट, इसके बारे में हम बताएंगे इस वाली वीडियो में। और एक असामान्य जीवन प्रभाव, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वो थोड़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे असामान्य जीवन प्रभाव के लिए। तभी जीवन प्रभाव का एक जो पहला टाइप होता है सामान्य जीवन प्रभाव, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जीवन प्रभाव, जीवन इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक नॉर्मल कागज़ में थोड़ी बेसिक समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन दो स्टेट में होता है। एक एक्साइटेड स्टेट में होता है उत्तेजन अवस्था में, एक नॉर्मल स्टेट में, एक सामान्य अवस्था में होता है ना। जब थोड़ी एनर्जी उसे मिल जाती है तो उत्तेजन अवस्था में पहुंच जाता है, वरना सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजन अवस्था से सामान्य अवस्था में आता है, कहाँ से आता है? उत्तेजन अवस्था से सामान्य अवस्था में आता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी अणु का हम मान लें, और इसमें जीवन इफेक्ट में हम एक प्रकाश स्रोत के बारे में प्रकाश स्रोत लेते हैं। तो प्रकाश स्रोत के मान लिया, अणुओं से मिलकर बना है प्रकाश, और उस अणु का एक इलेक्ट्रॉन हमने ये मान लिया। ठीक है, प्रकाश स्रोत जो कि स्पेक्ट्रमी रेखा उत्सर्जित करता है, स्पेक्ट्रमी रेखा। तो जब स्पेक्ट्रमी रेखा को हम किसी स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, तो वो रेखा जो एक लाइन होती है, जो एक ये रेखा दिखती है हमें स्पेक्ट्रल लाइन, ये दिखती है, ये दो और लाइनों में विभक्त हो जाती है, ये दो और लाइनों में बट जाती है। ठीक है, ये दो और लाइनें में विभक्त हो जाती है। अब कहीं कहीं पर ये दो दिखाई देती हैं, कहीं कहीं पर ये तीन दिखाई देती हैं। ये मैं बताऊंगा कब दो दिखाई देती हैं, मतलब इस प्रकार से दो दिखाई देती हैं, कब इस प्रकार से तीन दिखाई देती हैं, ये मैं बताऊंगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजन अवस्था से सामान्य अवस्था में आता है किसी अणु का, तो बस उसमें फिर जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो अपने अवयवी भागों में विभक्त हो जाती है, यानी मूल रेखाओं में विभक्त हो जाती है। और ये घटना हमारी जीवन प्रभाव कहलाती है। देखो अब इसे पढ़ लेते हैं परिभाषा। ठीक है, तो जीवन प्रभाव, सामान्य जीवन प्रभाव के दो टाइप होते हैं, सामान्य अंदर जीवन प्रभाव, अनुप्रस्थ जीवन प्रभाव, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसे हम पहले जीवन प्रभाव पढ़ लेते हैं। ये नोट्स भी हैं, नोट्स आप इसी का बना सकते हैं। तो वैज्ञानिक जीवन ने अपने प्रयोग में पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो किसी विशेष तरंगदैर्घ्य की स्पेक्ट्रमी रेखा उत्सर्जित करते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखा जो थी उसमें को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र हम लेते हैं। अभी मैं जब इसकी प्रायोगिक चित्र समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो स्पेक्ट्रमी रेखा अनेक रेखाओं में विभक्त हो जाती है, जो अपनी मूल स्पेक्ट्रमी रेखा के दोनों ओर सम्मित होती है। ठीक है, समान रूप से रहती है। ऐसे नहीं कि इसकी ये छोड़ ये पास में हो, ये ज़्यादा दूर हो, ऐसा नहीं कि ये थोड़ी दूर हो ये ज़्यादा दूर हो, तो ऐसे नहीं होता। दोनों ओर सम्मित होती है, दोनों ओर समान दूरी पर स्थित होती है। इस घटना को जीवन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी प्रायोगिक व्यवस्था देखते हैं। तो प्रायोगिक व्यवस्था के लिए हमें एक चाहिए प्रबल चुंबक। अब प्रबल विद्युत चुंबक हम कैसे बनाते हैं? तो प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको पता होगा, सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम कॉपर का तार लपेटते हैं। सॉफ्ट आयरन के ऊपर जब कॉपर का तार लपेट देते हैं, और जब उसे बैटरी के दोनों सिरों से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी का पॉजिटिव सिरा या माइनस सिरा, नेगेटिव सिरा, तो उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास विद्युत चुंबक प्राप्त हो जाती है, मैग्नेट प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलो, तो ये प्रायोगिक व्यवस्था इस प्रकार दी गई है। तो हमें सबसे पहले चाहिए एक प्रकाश स्रोत, तो ये है प्रकाश स्रोत अपना। ठीक है, और ये दो प्रबल चुंबक हैं। ठीक है, और ये M1 M2 के बीच में हमारा प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, और D1 है ये एक स्पेक्ट्रोमीटर 1 और स्पेक्ट्रोमीटर 2, और ये जो बीच में ये स्पेस दिख रहा है, ये D1 के द्वारा ये प्रकाश स्रोत को देखने के लिए रखा गया है कि D1 स्पेक्ट्रोमीटर से हम प्रकाश स्रोत को देख सकें, और D2 स्पेक्ट्रोमीटर से हम प्रकाश स्रोत को देख सकें। अब ये कैसे देख सकें? जब हम D1 से देखेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश स्रोत को देखेंगे, तो हम इसके अनुदिश, मतलब इसी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम देखेंगे, और जब हम D2 से देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हम देखेंगे। ठीक है, तो जब हम D1 से देखते हैं, अभी मैं इसकी एक मिनट प्रायोगिक व्याख्या इसकी बता दूँ, फिर बताता हूँ। तो प्रायोगिक व्याख्या में आप लिख सकते हैं कि एम एक विशेष प्रकार विद्युत चुंबक है। ध्रुवखंडों के बीच ध्रुवखंड हैं ये दो, जिनके बीच छिद्र किया गया है। ठीक है, और बीच में प्रकाश स्रोत है, दो स्पेक्ट्रोमीटर D1 और D2। ठीक है,
ये आप लिख सकते हैं। D1 स्थिति में रखकर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश देखा जा सकता है और D2 स्थिति में रखकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत देखा जा सकता है। ये हो गई इसकी प्रायोगिक व्याख्या। अब मैं इसके बाद बताता हूँ कि ये यहाँ से देखने में इनमें फ़र्क क्या है दोनों में, ये हम बताएंगे सामान्य जीवन प्रभाव, सामान्य जीवन प्रभाव में। अब मैंने अभी जो बताया है अपने एक छोटे से पेज में कि जो हमारी रेखा होती है वो 2 अवयवी रेखाओं में या 3 अवयवी रेखाओं में विभक्त हो जाती है। तो जब हम साइड से देखते हैं, ठीक है, एक मिनट मैं चित्र फिर से दिखाऊँ आपको। हाँ, तो जब हम साइड से देखते हैं तो हमें 2 रेखाएं दिखाई देती हैं और जब लंबवत देखते हैं तो हमें 3 रेखाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अभी मैं इनको बताऊँगा धीरे धीरे। तो सामान्य जीवन प्रभाव, तो सामान्य जीवन प्रभाव में जो लाइन की लिमिट होती है, अधिकतम लाइन लिमिट होती है, वो 3 होती है। मतलब 3 से ज़्यादा लाइनें आपको नहीं दिखाई दे सकती, और जब 3 से ज़्यादा लाइन दिखाई देती हैं तो उसे कहते हैं असामान्य जीवन प्रभाव। ठीक है, तो सामान्य जीवन प्रभाव प्रबल विद्युत चुम्बकीय आरोपित में पाया जाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखने पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश मतलब स्पेक्ट्रोमीटर की स्थिति D1 से देखने पर, मतलब साइड से देखने पर, अनुदिश देखने पर, उसकी दिशा में देखने पर, तो दिशा में देखने पर मूल रेखा स्वयं दिखाई नहीं देती, जो इसलिए हमें दो रेखाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि मूल रेखा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन दोनों बाहरी रेखाएं अवयवी रेखाएं दिखाई देती हैं, बाहरी अवयवी रेखाएं दिखाई देती हैं। ये दोनों रेखाएं परस्पर विपरीत दिशा में वृत्तीय ध्रुवित होती हैं। इसे सामान्य अनुदैर्ध्य जीवन प्रभाव, तो जो सामान्य अनुदैर्ध्य जीवन प्रभाव होता है, मतलब हम साइड से देखते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य जीवन प्रभाव इसलिए बोलते हैं, अनुदैर्ध्य इसलिए बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी मूल रेखाएं नहीं दिखाई देती, इसलिए हमें 2 रेखाएं केवल दिखाई देती हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हम देखते हैं, मतलब स्पेक्ट्रोमीटर नंबर 2 से देखते हैं, D2 से देखते हैं, तो प्रत्येक मूल स्पेक्ट्रम के 3 अवयवों में विभक्त होने पर मूल रेखा बन जाती है, जो हमें मूल रेखा दिखाई देने लगती है नंबर 2 से देखने पर। तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर समतल ध्रुवित होती है, जो, ठीक है, तथा इसके दोनों ओर सममित स्थित दोनों रेखाएं और होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समतल ध्रुवित होती हैं। स्पेक्ट्रमी रेखा का इस प्रकार विभक्त होना सामान्य अनुप्रस्थ जीवन प्रभाव। बस वही चीज़ लिखी है कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समतल ध्रुवित होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों रेखाएं, ठीक है, वही चीज़ लिखी है जो अभी मैंने समझाया है। तो यहाँ पर छोटा सा बस चित्र हल्का समझाने के लिए दिया गया है चित्र कि जो मूल रेखा होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता चुंबकीय क्षेत्र, और एक और चीज़, इसमें जो स्पिन होता है, चक्रण मोशन होता है, वो 0 होता है, मतलब चक्र नहीं होता, केवल हम कक्षीय गति का यूज करते हैं। सामान्य जीवन प्रभाव में केवल कक्षीय गति से हम बता सकते हैं, और असामान्य जीवन प्रभाव में हमें कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सामान्य जीवन प्रभाव में चक्रीय गति 0 होती है। तो मूल रेखा जब होती है, जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र हम अप्लाई नहीं करते, तो जब चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं होता है तो हमें नॉर्मल रेखा ही दिखाई देती है। फिर जब हम चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश देखते हैं, मतलब अनुदैर्ध्य जीवन प्रभाव जिसे बोलते हैं, D1 से देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, तो हमें 2 रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार से 2 रेखाएं हमें दिखाई देने लगती हैं। और अनुप्रस्थ जीवन प्रभाव जो होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र के हम लंबवत देखते हैं, मतलब स्पेक्ट्रोमीटर नंबर 2 से देखते हैं हम, तो हमें 2 उसकी जो अवयवी रेखाएं दिखाई देने लगती हैं, एक मूल रेखा, हमें तीनों रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सामान्य जीवन प्रभाव। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं हम। हाँ, व्याख्या में क्या लिखना है, थोड़ी सी थ्योरी थी इसलिए मैंने लिख दी, नोट्स के लिए आपके काम आ जाएगी। ठीक है, तो बस जो अभी बताया वही चीज़। ठीक है, सामान्य जीवन प्रभाव की व्याख्या, और 1-2 वीडियो में मैं पिछले बता चुका हूँ, जो क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया था। क्वांटम संख्या यहाँ का जिक्र किया गया इनका, तो इनके बारे में मैंने बताया था। एन क्या होता है, एल क्या होता है, ml ms, ये सब बताया था मैंने। तो सामान्य जीवन प्रभाव की व्याख्या परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की केवल कक्षीय गति मानकर ही की जा सकती है। अभी मैंने बताया, केवल कक्षीय गति मानकर की जा सकती है। स्पिन गति का हमें कोई यूज़ नहीं होता, चक्रण गति का कोई हमें यूज़ नहीं होता उसमें। ठीक है, तो 3 क्वांटम संख्याओं n, l, ml द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n की किसी मान के लिए कक्षीय क्वांटम संख्या l के 0 से n-1 कुल n-, ये मैं सब बता चुका हूँ आपको उस वीडियो में कि n का जब मान होता है तो l का 0 से n-1 तक n मान संभव है, मतलब 0 से n- तक के मान संभव हैं जब n का कुछ मान होता है। n मतलब कक्षाओं की संख्या, k, l, m, n जो कक्षाएँ होती हैं, n मतलब कक्षाओं की संख्या होती है। ठीक है, तो ठीक है, n-1 तक कुल n मान संभव है, तथा कक्षीय क्वांटम संख्या l के किसी मान के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या ml के शून्य सहित -l से +l तक कुल 2l + 1 मान संभव है। ये भी मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में, ये सब मैं अच्छे समझा चुका हूँ एक वीडियो में अपने। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या ml के शून्य सहित -l से +l तक कुल 2l + 1 मान संभव है। ठीक है,
ये सब समझा चुका हूँ मैं कि एल के जब मान हो तो एम एल का मान 2l+1 मान संभव होते हैं। इस प्रकार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कक्षीय क्वांटम संख्या एल का प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2l+1 उप ऊर्जा स्तरों में व्यक्त हो जाता है। क्या होता है, ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब लगा देते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र, तो कक्षीय क्वांटम संख्या एल जो होती है उसके प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2l+1 उप ऊर्जा स्तरों में व्यक्त हो जाते हैं। वो ऊर्जा स्तरों में व्यक्त हो जाते हैं। 2l+1 मतलब जितने एल जितने ऊर्जा उसके स्तर होंगे उतने ज़्यादा उप ऊर्जा स्तरों में व्यक्त हो जाएगी। ठीक है, वर्ण नियम जो मैंने बताया पिछले वीडियो में, वर्ण नियम के अनुसार इन उप ऊर्जा स्तरों के मध्य केवल वे संक्रमण संभव होते हैं जिनके लिए एम एल बराबर 0 से +-1 होता है। ये वर्ण नियम मैंने बताया था। ठीक है, तो एम एल का मान 0 से +-1 होता है। और डेल एम एल = 0 के लिए संक्रमण के फलस्वरूप मूल स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। मूल स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है किसके, जब एम एल बराबर 0 होता है। एम एल बराबर 0 होगा तो मूल स्पेक्ट्रमी रेखा जो बीच वाली रेखा है वो हमें प्राप्त होगी, जिसकी आवृत्ति न्यू एवं तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। ठीक है, ये तो ठीक है, आवृत्ति न्यू। जबकि एम एल डेल एम एल = +-1 से संगत मूल रेखा की दोनों ओर सममित अवयवी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये भी सही बात है। 0 से मूल रेखा और +-1 से हमें जो अवयवी रेखा दोनों ओर सममित अवयवी रेखा हैं वो प्राप्त होती हैं। डेल एम एल = -1 के लिए वर्णक्रम की आवृत्ति न्यू माइनस डेल न्यू या फिर तरंग दैर्घ्य इतनी होती है। सब ये तो जानकारी है नॉर्मल कि -1 के लिए इतनी आवृत्ति होती है, इतनी तरंग दैर्घ्य होती है, और +1 के लिए इतनी आवृत्ति और इतनी तरंग दैर्घ्य होती है। और डेल न्यू सामान्य जीवन आवृत्ति विस्थापन है। ठीक है, ये थ्योरी बस नॉर्मल समझने वाली है, तुरंत बिल्कुल बहुत इजी थ्योरी है, तुरंत समझ में आ जाएगी एक बार पढ़ने पर। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हमारा जीवन प्रभाव और सामान्य जीवन प्रभाव वाला यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, असामान्य जीवन प्रभाव। ठीक है।